नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। यह कहानी है यासीन की, जिसे नाज डेली के नाम से जाना जाता था। यासीन ने अपने 1 मिनट के वीडियो से लाखों लोगों का दिल जीता। उसने यूट्यूब, फेसबुक और टिकटॉक पर धूम मचा दी। सिर्फ कुछ महीनों में उसके 35 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। लोग उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन कहानीकार कहने लगे। लेकिन यह सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकी। अचानक उसके फैंस का प्यार नफरत में बदल गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या ये सिर्फ इजराइल के समर्थन की वजह से था, या इसके पीछे और भी कई गहरी बातें छुपी हुई हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाज डेली की चौंकाने वाली कहानी, उनकी सफलता के शिखर से लेकर उनकी गिरावट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 फरवरी 1992 को फिलिस्तीन के एक छोटे से शहर अराबा में नासिर यासीन का जन्म हुआ। एक मुस्लिम परिवार में पले बढ़े नासिर का बचपन बाकी फिलिस्तीनी बच्चों से थोड़ा अलग था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी और उन्होंने नासिर को पढ़ाई और जीवन की हर जरूरत पूरी करने का मौका दिया। नासिर को साइंस और मैथमेटिक्स में गहरी रुचि थी। इसके चलते उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। नज डेली की पहली सफलता नवंबर 2012 में मिली। नासिर ने अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन स्काईफॉल, द फर्स्ट हैमबर्गर इन स्पेस। ये वीडियो केवल एक बर्गर को गुब्बारे के जरिए 3000 मीटर ऊपर अंतरिक्ष तक पहुंचाने का था। सादगी और कहानी कहने के दिलचस्प तरीके ने इस वीडियो को वायरल बना दिया। इसके बाद 2014 में उन्होंने सॉल्विंग द रूबिक्स क्यूब अराउंड द वर्ल्ड वीडियो बनाया, जिसने 1.2 मिलियन व्यूज हासिल किए। ये दोनों वीडियो नासिर की कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एंट्री का पहला कदम बने। 2014 में हार्वर्ड से ग्रेजुएशन के बाद नासिर ने वेनमो नामक एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम शुरू किया। हालांकि अच्छी तनख्वाह और अच्छा करियर के बावजूद नासिर संतुष्ट नहीं थे। 2016 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला लिया और $60,000 की बचत के साथ एक नया सफर शुरू किया। नाज डेली का न्यू करियर यहाँ से शुरू हुआ। उनका आइडिया सिंपल था, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर 1 मिनट वीडियो बनाना। ये वीडियो सफलता की कहानियों, संस्कृति और उनके अनुभवों पर आधारित थे। नाज डेली को सबसे पहले फेसबुक पर पहचान मिली। उनके शॉर्ट वीडियोस को फेसबुक के एल्गोरिदम ने खूब प्रमोट किया। 2019 तक उसके फेसबुक पर 12 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए। उसकी कहानियां यूट्यूब पर हर जगह छाई हुई थीं। इसके बाद उसने यूट्यूब पर कदम रखा और लंबी वीडियो बनानी शुरू कर दी। 5 मिलियन, 10 मिलियन, यहाँ तक कि 20 मिलियन व्यूज उसकी वीडियो के लिए आम बात थी। नासिर को उस समय यूट्यूब का मिस्टर बीस्ट कहा जाने लगा। 22 मिलियन सब्सक्राइबर्स और सभी प्लेटफॉर्म्स पर 35 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ नासिर ने कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। नाज डेली की सफलता का जो खूबसूरत चेहरा सभी देख रहे थे, उसके पीछे का हिस्सा एक आइसबर्ग की तरह था। धीरे धीरे उसके असली शख्सियत सामने आने लगी। उसके विदेशी फॉलोअर्स से लेकर अरब और मुस्लिम लोगों तक सभी ने नासिर के व्यवहार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। समय के साथ उसकी वीडियो पर प्यार और अच्छे कमेंट्स की जगह गालियों ने ले ली। नाज डेली के फॉलोअर्स का कहना था कि उन्होंने खुद को बदल लिया है। उनके वीडियो के कमेंट सेक्शन अब गुस्से और रोष से भर गए थे। इस विवाद की शुरुआत 16 जुलाई 2021 को हुई। नासिर ने फिलीपींस की एक 103 वर्षीय महिला टैटू आर्टिस्ट अपू वांगओड पर एक वीडियो बनाया। वांगओड अपनी पारंपरिक और अनोखी टैटू कला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थीं। उनके टैटू बनाने का तरीका हजारों साल पुराना था, जिसमें बिना किसी आधुनिक उपकरण के काम किया जाता था। नासिर का वीडियो वांगओड और उनकी कला के बारे में था और इसे काफी सराहा गया। लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन ने मामला बिगाड़ दिया। नाज डेली ने घोषणा की कि उनकी नास एकेडमी अब वांगओड की इस पारंपरिक कला पर आधारित कोर्स बेचेगी। सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन वांगओड की पोती ग्रेस ने फेसबुक पर पोस्ट किया और दावा किया कि उनकी दादी ने नास एकेडमी के साथ कोई समझौता नहीं किया है। ग्रेस ने लिखा, मेरी दादी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। कुछ लोग हमारी संस्कृति का शोषण कर रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में नाज डेली ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वांगओड के अंगूठे के निशान वाले डॉक्यूमेंट दिखाए गए। नाज डेली ने कहा कि उन्होंने ये प्रोजेक्ट पूरी तरह वांगओड और उनकी फैमिली की सहमति से शुरू किया था। कुछ ही समय बाद वांगओड की पोती ग्रेस ने फेसबुक पर एक और पोस्ट किया। उसने लिखा, नमस्ते दोस्तों, ये एकेडमी और लोग असली नहीं हैं। मैंने अपनी दादी से बात की और उन्होंने कहा कि उन्हें ट्रांसलेटर की बातें समझ नहीं आई थीं। मुझे अफसोस है कि वह नाज डेली के साथ नहीं जुड़ेंगी। मुझे पता है कि आपकी मंशा हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की है, लेकिन हमारे गांव में ये चिंता है कि कुछ लोग हमारी कला और परंपरा का फायदा उठा रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं। ग्रेस के इस बयान के बाद नासिर पर दबाव बढ़ता गया। आखिरकार नाज डेली को अपनी नास एकेडमी का पेज डिलीट करना पड़ा। इसके बाद ग्रेस ने भी अपने फेसबुक पोस्ट्स हटा दिए। लेकिन नासिर की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। ये तो बस शुरुआत थी।
वांगोड विवाद से नासिर के नाम को काफ़ी नुकसान हुआ। ऐसा लग रहा था कि अगर ग्रेस ने फेसबुक पर यह बात न बताई होती तो नास डेली उनके कोर्स बेचते रहते और किसी को कुछ पता नहीं चलता। एक और विवाद की शुरुआत इसके अगले ही दिन 5 अगस्त 2021 को फिलीपींस की एक और महिला ने नासिर पर गंभीर आरोप लगाए। लुइस नाम की ये महिला फिलीपींस में कोकोआ पेड़ों की खेती को बढ़ावा देने का काम करती है। उन्होंने भी फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, मैं 2 साल से चुप थी लेकिन अब और नहीं। 2019 में नास डेली हमारे गांव आए थे मेरे कोकोआ प्रोजेक्ट की कहानी कवर करने के लिए। उस वक्त मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी। मैं उनके वीडियो रोज़ अपने पिता के साथ देखती थी। मेरे प्रोजेक्ट को उस वक्त काफ़ी पहचान मिल रही थी और हमें यूएनईपी से भी तारीफ़ मिल रही थी। हमने नास डेली और उनकी टीम का बहुत खुशी से स्वागत किया क्योंकि यही हमारी परंपरा है। लेकिन थोड़े ही समय में मुझे एहसास हुआ कि नासिर वैसे इंसान नहीं है जैसा वो अपने वीडियो में दिखाते हैं। लुइस ने आगे बताया, मैंने देखा कि वो हमारी भाषा और बोली का मजाक बना रहे थे। उन्होंने बार बार कहा, फिलीपींस के लोग इतने गरीब क्यों हैं, किसान इतने गरीब क्यों हैं। उन्होंने सिर्फ वीडियो बनाने और व्यूज़ पाने के लिए ये सब किया। उन्हें असल में हमारी परवाह नहीं थी। जब उन्हें लगा कि हमारी कहानी ज़्यादा व्यूज़ नहीं लाएगी तो उन्होंने इसे बीच में ही छोड़ दिया और गांव से चले गए। लुइस की पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। इस पोस्ट को 3 लाख से ज़्यादा लाइक्स और 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने शेयर किया। फिलीपींस के लोग नास डेली के खिलाफ और ज़्यादा गुस्से में आ गए। नास डेली ने इन आरोपों को गलत बताया और एक वीडियो जारी कर सफाई दी, लेकिन लोगों ने उनकी सफाई को खारिज कर दिया। असर इन दोनों विवादों की वजह से नास डेली ने 15 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स खो दिए। नास डेली के फॉलोअर्स को उनके हर वीडियो पर शक होने लगा। लोग उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाने लगे और नास डेली फिलिस्तीनी थे। लोगों को लगता था कि नास डेली उनका साथ देंगे, पर नहीं। उन्होंने धीरे धीरे इजरायलियों का समर्थन करना शुरू कर दिया, भले ही वह इसे सीधे तौर पर जाहिर न करें। सच्चाई का पर्दाफाश 2020 में हुआ। नासिर, जो एक प्रसिद्ध फिलिस्तीनी कंटेंट क्रिएटर हैं और ख़ासकर नॉर्थ अमेरिका में लोग उसे प्यार करते हैं क्योंकि वह इंग्लिश में बात करते हैं, से फिलिस्तीनी इजरायली मुद्दे पर उनकी राय पूछी जाने लगी। 2022 में जब गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल के हमले बार बार हो रहे थे तो लोगों ने उनसे यह सवाल उठाया। 4 अक्टूबर 2022 में नासिर ने यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसका टाइटल था एक्सप्लेनिंग माई पोजिशन ऑन द पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। इस 7 मिनट के वीडियो में नासिर ने खुद को फिलिस्तीनी इजरायली बताया। उन्होंने खुद को एक ऐसा इंसान बताया जो युद्ध और झगड़ों से दूर रहना चाहता है और दोनों पक्षों के बीच शांति चाहता है। सोचिए, कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर ले और जब आपसे इस मुद्दे पर सवाल पूछा जाए तो आप कहें, मैं किसी का पक्ष नहीं ले सकता हूं, मैं किसी का साथ नहीं देता। नासिर ने इस वीडियो में फ़िलिस्तीन और इजराइल दोनों को बराबर ठहराया। उन्होंने यह नहीं बताया कि इजराइल ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कैसे कब्जा किया, कैसे मासूमों का खून बहाया और कैसे जुल्म किए। यह वीडियो उन लोगों के लिए गुस्से और दुख का कारण बन गया जो फ़िलिस्तीनी मुद्दे को करीब से समझते हैं। वीडियो देखने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे नासिर ने अपने ही लोगों के दर्द को नज़रअंदाज कर दिया। उनके खिलाफ गुस्से का इजहार वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी साफ दिखा, जहां ज़्यादातर लोग, चाहे वे मुसलमान हों या अरब, उनके रवैये को गद्दारी का नाम दे रहे थे। फ़िलिस्तीनी मुद्दे पर चुप रहना किसी भी फ़िलिस्तीनी के लिए एक गद्दार होने जैसा है। एक मशहूर फ़िलिस्तीनी इन्फ्लुएंसर, जिसे 35 मिलियन से अधिक लोग फॉलो करते हैं, उसे अपने लोगों का सपोर्ट करना चाहिए था। उसे अपने देश की आवाज़ बनकर दुनिया में अपनी पहली और सबसे पवित्र जिम्मेदारी, फ़िलिस्तीनी संघर्ष के प्रति वफादार रहना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया? उसने अपने ही लोगों की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस हरकत से न केवल फ़िलिस्तीनियों बल्कि पूरे अरब, अमाजिक और मुस्लिम समुदाय में उसके प्रति नफरत बढ़ गई। अगर वह सच में चुप होता तो फिर भी ठीक था, हालांकि ऐसे मामलों में चुप रहना भी एक तरह की गद्दारी ही है। लेकिन उसने तो कई बार खुलेआम अपनी इजरायली पहचान पर गर्व जताया। फिर 7 अक्टूबर की घटना के बाद नासिर ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा, हमें शांति रखनी चाहिए। पर सबसे बड़ा झटका उसकी पोस्ट के आखिरी वाक्य ने दिया, जहां उसने लिखा, मैं पहले इजरायली हूं, फिर फिलिस्तीनी। जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ी थी, जब गजा में मासूम लोगों पर जुल्म हो रहा था, तब नासिर अपने ही लोगों के साथ खड़े होने के बजाय उन दरिंदों का साथ दे रहा था। सोचिए, कोई अपनी असली पहचान छोड़कर सिर्फ इसीलिए इजरायली बनने की कोशिश करे कि वे उसे अपना लें, लेकिन अंत में इजराइल ने भी उसे ठुकरा दिया। गद्दारों को न अपने लोग अपनाते हैं, न दुश्मन। वे इस्तेमाल की गई टिश्यू पेपर की तरह होते हैं, जिन्हें ज़रूरत के बाद फेंक दिया जाता है। पहले जो वीडियो 10-20 मिलियन व्यूज़ तक पहुंचते थे,
अब वे मुश्किल से 70-80 हज़ार व्यूज़ भी नहीं पा रहे। याद रखिए, सफलता सिर्फ पाने की चीज़ नहीं, उसे बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। अगर आप अपने लोगों की भावनाओं के साथ खेलेंगे, अगर आप घमंड और अहंकार में खुद को सबसे ऊपर मान लेंगे, तो वही लोग आपको गिराने में सबसे आगे होंगे। क्योंकि जो इतिहास से नहीं सीखते, वे खुद इतिहास बन जाते हैं।